उस सरकार ने किसानों की मांगें मान ली और इस कहानी को हमने दो स्तंभों के बीच फैलाने की कोशिश की है। इसमें पहले हम आपके सामने रख रहे हैं कि जब किसानों की बात आती है तो देश में कैसे कमेटी पर कमेटी बनती चली जाती है। किसानों की किस्मत बदलने की बात आती है तो वक्त लगता है, लेकिन जब नेताओं की किस्मत की बात आती है तो वो कैसे पार्टियां बदलते हैं, कैसे 2 मिनट में अपनी किस्मत का फैसला कर लेते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कल तक जिसे कोसते हैं अगले 2 मिनट में उसी के साथ गलबैयां करते दिखते हैं। हम आपको मुंबई भी लिए चलेंगे जहां हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हैं जो किसानों के इस महाआंदोलन की कवरेज में जुटे थे। अभिषेक आपको वो बातें बताने वाले हैं जो बंद दरवाजे के पीछे होती हैं, जो आज भी हो, क्योंकि लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं जब उन्होंने ये सुना कि सरकार ने किसानों की मांगों के आगे सरेंडर कर दिया, कमोवेश सारी मांगे मान ली। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? अगर हां तो सवाल एक दूसरा भी है कि महाराष्ट्र में जब किसानों की मांगे मानी जा सकती हैं तो दूसरे राज्य में क्यों नहीं, पूरे देश में क्यों नहीं? जब 40,000 किसान मुंबई में जमा हो गए तो सरकार कांप गई, सिस्टम हिल गया। किसानों ने कहा साहब हमारी 13 मांगे, सरकार ने कहा मान लिया। किसानों ने कहा कर्ज माफी कर दो, सरकार ने कहा चलो कर दिया। किसान ने कहा बिजली का बिल माफ कर दो, सरकार ने कहा कर दिया। किसानों ने कहा ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई, प्रति एकड़ 40,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, सरकार ने कहा देंगे। किसान ने कहा हमारी बिरादरी हर दिन सुसाइड कर रही है, जरा देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार ने कहा देखेंगे। दरअसल किसानों की इससे ज्यादातर मांगे महाराष्ट्र सरकार ने मान लिया है, ऐसा दावा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली और सरकार मोम की तरह पिघल गई, ऐसी छवि सरकार की सामने आ रही है। क्या सचमुच में ही सब कुछ ऐसा ही हुआ या और कुछ इसके पीछे है? दरअसल यही दबाव है। 40,000 लोग मुंबई में आ गए, राज्य के कोने कोने से आ गए, महिलाएं, बुजुर्ग, अधेड़, सब के सब आ गए। नासिक से चले तो 10,000, पुणे से निकले 15,000, मुंबई पहुंचते पहुंचते हो गए 40,000, वो भी गाना बजाना करते हुए, तेरा डाल देने के मूड में। और ये देखकर सरकार ने ब्रह्मास्त्र चल दिया। ऐलान हो गया कि किसानों की मांगे मानी जाएंगी। 6 सीनियर मिनिस्टर्स की कमेटी बना दी गई, समस्या उनके सामने रखी जाएगी, रिपोर्ट बनेगी, तब तक किसान अपने घर पहुंच जाएंगे और सरकार चुनाव के लिए उनके घर। यही होता आया है इस मुल्क में। किसान, मजदूर, बेरोजगार, चाहे जो कोई भी हो, उन्हें ऐसे ही आश्वासन की घुट्टी पिलाकर वापस लौटा दिया जाता है। पार्टी चाहे जो कोई भी हो, जरा इन पार्टी के नेताओं की चांदी तो देखिए। उन्हें पता है अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो तुरंत उन्हें क्या करना है। मांग का क्या है? जिसकी मान ली गई वो घर गया, जिसकी नहीं मानी गई वो इधर से उधर गया। मिसाल के तौर पर इनको देखिए, चेहरा पहचान गए हो, कितने शान से खड़े हैं नरेश अग्रवाल, भगवा पट्टा गर्दन पर लपेटे, वाह बहुत खूब। सिद्धांत, आदर्श, समाजवाद, पता नहीं और क्या क्या, रात भर में सब उलट पुलट। कल तक जिस मोदी जी को कोसते रहते थे, जिस बीजेपी के हाथ उन्हें खून से सने दिखते थे, जिस बीजेपी में उन्हें अन्याय और जुल्म का राज दिखता था, आज उसी बीजेपी में रामराज दिख रहा है। और ये सब क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि अखिलेश ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। जरा सुनिए नरेश अग्रवाल पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। इस बारे मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी प्रभावित हूँ। आज सभी राज्य एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रहे हैं। सिद्ध हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे और मेरा समाज तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम पर विश्वास रखा और मैं विश्वास पे बिल्कुल सही खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिला सकता। सियासत के ऐसे पतन को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आप खुद दे दीजिए।
लेकिन कुछ कहने से पहले दिमाग में इतनी बात जरूर याद रहे कि नरेश अग्रवाल इस पलटकोट बिरादरी के पहले और अंतिम नहीं है। लिस्ट बहुत लंबी है। हम कुछ ही देर में लिस्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तब तक 70 साल की आजादी के बाद भी कर्ज के गुलाम किसान और मौका देखते ही सियासी छलांग लगाते नेता, दोनों की तस्वीर दिमाग में बनाए रखिएगा। महाराष्ट्र से अभिषेक शर्मा के साथ दिल्ली से संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। तो नरेश अग्रवाल जब बीजेपी में शामिल हुए तो इसकी वजह जो उन्होंने बताई वो अजीबोगरीब है, और इस वजह को सुनकर सिर्फ आम इंसान नहीं बल्कि बीजेपी भी सत्य में आ गई। बाद में सुषमा स्वराज जैसे बड़े चेहरे ने इस पर आपत्ति जताई। हुआ क्या, जरा उसे सुन लीजिए। मैं मुलायम सिंह जी का और रामगोपाल जी का जरूर कभी भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ हूं क्योंकि दोनों ने हमको बहुत इज्जत दी। तो जिस तरह समाजवादी पार्टी को समाप्त किया जा रहा है और फिल्मों में काम करने वाली से मेरी हैसियत कर दी गई, एक फिल्मों में डांस कर दें, अपना रोल कर दें, वो लोग उनके नाम पर हमारा टिकट काटा गया। मैंने इसको भी बहुत उचित नहीं समझा और मेरे ख्याल किसी ने भी उसको अपना उचित नहीं समझा। मैं इतना कहूंगा कि मैं जो भी काम मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी, मेरी कोई शर्त नहीं है, ये बिल्कुल न लिखे मैं कोई शर्त पे आया हूं कि राज्यसभा का टिकट मांग रहा हूं या कोई टिकट मांग रहा हूं। हद है, ये भाषा है नरेश अग्रवाल की जो अब बीजेपी में है, और जिसे फिल्मों में नाचने वाला वो बता रहे हैं वो दरअसल जया बच्चन की बात कर रहे हैं। इसके बाद ही सुषमा स्वराज को सामने आना पड़ा और उन्होंने ट्विटर पर अपनी राय लिखी। उन्होंने ट्वीट कर नरेश अग्रवाल को भाषा की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने लिखा कि नरेश अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है, लेकिन जया बच्चन जी को लेकर उनकी टिप्पणी अनुचित और अस्वीकार्य है। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ दिन पहले तक मोदी हो या अमित शाह, नरेश अग्रवाल सबको कोसते थे, लेकिन एक टिकट क्या नहीं मिला, उन्होंने पाला ही बदल डाला। सोचिए, यही उनकी विचारधारा है या आज के नेताओं की विचारधारा है? यही उनकी नैतिकता है। खैर, अब हम आपको दोबारा किसानों पर लिए चलते हैं, किसानों के मुद्दे पर लिए चलते हैं और उनके साथ होने वाली तथाकथित ठगी को आपको समझाते हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में महाराष्ट्र में आंदोलन के नाम पर जमा हुए किसान हैं, जिनका आंदोलन कमोबेश खत्म हो गया है, जिनके लिए सरकार ने ट्रेन के इंतजाम कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने लिखकर दिया है कि किसानों की मांगे मान ली जाएंगी 6 महीने की डेडलाइन के साथ। लेकिन इधर दिल्ली में कल किसान संसद भवन का घेराव करेंगे। अब सवाल ये है कि जब महाराष्ट्र में राज्य सरकार किसानों की मांग मान सकती है तो दिल्ली में बैठी मोदी सरकार क्यों नहीं? इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि आखिरकार देश भर के किसानों की मोटे तौर पर मांगे क्या क्या हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी मांगे हैं कि जिसके लिए उन्हें सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है और अपने पैरों में छाले तक पड़वाने पड़ रहे हैं। अपनी फसल ही नहीं बल्कि अपने पूरे घर परिवार को छोड़कर उन्हें दिल्ली और मुंबई में डेरा डालना पड़ रहा है। कल के आंदोलन के लिए भी दिल्ली में हजारों किसान जमे हुए हैं। देश भर के किसानों की कुछ मोटी मांगे हैं। पहला ये कि सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए। दूसरा ये कि सरकार कृषि उत्पादों की 1.5 गुनी कीमत देने का लिखित वादा करे। तीसरा ये कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। चौथा कि जंगल की जमीन पर मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। मोटी मांगे यही 4 हैं, लेकिन जब आप इन मांगों के अंदर घुसेंगे तो ऐसी बातें हैं जिसे व्यवहारिक तौर पर पूरा करने में पूरा सिस्टम हिल जाएगा और सिस्टम में एक बड़ा बदलाव भी हो जाएगा। 31 मार्च 2017 को आधार मान लें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में 4 करोड़ 69 लाख किसानों पर कुल कर्ज 18.25 लाख करोड़ है। लेकिन ये कर्ज 2 कैटेगरी में है। एक संस्थागत जो 10.65 लाख करोड़ है, दूसरा गैर संस्थागत जो करीब 7.6 लाख करोड़ है। संस्थागत कर्ज जो उन्होंने फसल, खेती और उससे जुड़ी चीजों के नाम पर लिया, जिसकी कर्ज माफी की मांग है, मतलब करीब 11 लाख करोड़।
अब सोचिए कि क्या कोई सरकार इस हालत में है कि वो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दे। वैसे मोदी राज में अलग अलग राज्यों में किसानों के लिए लोन माफी हुई है, जिसका डेटा जोड़ दें तो ये करीब 2 लाख करोड़ के आसपास होता है। लेकिन हालात को देखते हुए ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। महाराष्ट्र में जहां आंदोलन हुआ वहां पहले ही किसानों को लोन माफी का फायदा दिया गया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि पूरी लोन माफी कीजिए, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके हालात खराब नहीं बदतर है। वो कर्ज वापस कर पाए ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरे रखने की पूरी प्लानिंग में है। अब सीधी सवाल यह है कि सरकार को उनके बातों को मानना है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अब ये बातचीत कर रहे हैं मतलब डेलीगेशन के साथ। हालत यह है कि देश की अन्नदाता को मौत की ओर ढकेल कर खुदकुशी करवाने से ये देश जिंदा नहीं रह सकता। सीताराम येचुरी जो कह रहे हो, उन्हें भी पता है कि फुल लोन माफी नहीं हो सकती, लेकिन साथ में उन्हें ये भी पता है कि किसानों के गुस्से का कितना बड़ा सियासी फायदा नुकसान होता है। इसलिए सिर्फ वही नहीं, बाकी की सभी पार्टियां जब विपक्ष में होती हैं तो किसानों के साथ खड़ी हो जाती है। सत्ता मिलती है तो कमेटी बना देती है। आज वही काम बीजेपी भी कर रही है। उन मुद्दों पर चर्चा करके हमने सकारात्मक उस पे ऊपर निर्णय किया, और साथ ही में ये बात भी तय की कि एक कमेटी हम लोग तैयार करेंगे, जो कमेटी इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज के ऊपर ध्यान देगी और उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन करेगी। कुल मिलाकर जितनी मांगे उनकी थी, उन मांगों को हमने मंजूर किया है, उसका लेटर भी उनको दिया है। किसानों की दूसरी बड़ी मांगे भी वैसी सी ही है, जैसे फसल की कीमत 1.5 गुनी हो। क्या ऐसा होता दिख रहा है? जवाब है नहीं, लेकिन वोट आश्वासन से मिलता है, लिहाजा 1.5 गुना क्या 2 गुना का आश्वासन पब्लिक डोमेन में है। तीसरी बात थी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करना। इस रिपोर्ट को लागू करने पर कई बड़े बदलाव करने होंगे, और ये रिपोर्ट एक बार में व्यवहारिक तौर पर लागू नहीं हो सकती। ये फेज वाइज लागू हो सकती है, लेकिन सरकारें कोई हो, इस पर दशक भर से सन्नाटा है। चौथी मांग जो जंगल की जमीन पर मालिकाना हक की है, वो काफी हद तक राज्य सरकार का मामला है, और इसे मांगने में सिर्फ कुछ कानूनी अड़चने हैं। लिहाजा फडणवीस सरकार ने सबसे पहले यही मांग मान ली। बाकी मांगों को भी लिस्ट में डाला, लेकिन कमेटी के साथ। जंगल की जमीन को आगे रखा ताकि सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सत्ता तक पहुंचने वाले किसानों को कम से कम ये तो लगे कि सरकार ने बड़ी बड़ी मांग मान ली, और उनके हताश और निराश चेहरे पर संतोष के भाव कुछ पल के लिए ही सही लौट तो आए। चलिए, ये तो किसानों की बात है, लेकिन नेताओं के जब अपने फायदे नुकसान की बात आती है तो वो तुरंत सुर बदलते हैं और बाकी कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और हवाला वो आपके और हमारे हितों का देते हैं। आपने नरेश अग्रवाल को सुना, अब जरा गरीबों किसानों के सो कॉल्ड मसीहा लालू प्रसाद यादव के बयान को सुनिए, जो नीतीश के लिए उन्होंने साथ में और अलग होने पर दिए हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे। खाना बना के चादर ओढ़ के न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। चलिए, अब भी कुछ समझना बूझना बाकी रह गया क्या? अपना फायदा नुकसान तो 2 मिनट में दिखता है, लेकिन किसानों मजदूरों के फायदे के लिए 2 दशक बाद भी कमेटी पर कमेटी, हद है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। यानी नेताओं को अपना फायदा नहीं दिखता तो 2 मिनट में पार्टी बदल देते हैं, विचारधारा स्वाहा हो जाती है, लेकिन किसानों के फायदे की कोई नहीं सोचता, वरना इतने सारे किसानों को इतनी दूर चलकर नहीं आना पड़ता। पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि उन्हें अपने हक की मांग को सरकार तक पहुंचाना था। अभिषेक के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक इस आंदोलन को कवर कर रहे थे। अभिषेक, जरा पर्दे के पीछे की कहानी बताइए कि कैसे बातचीत हुई, कैसे सुलह हो पाई, और क्या ये व्यवहारिक है जो सरकार कह रही है कि वो करके दिखा देगी इन किसानों के लिए? बिल्कुल सुशांत, देखिए, हम आप और सब समझ सकते हैं कि आसानी से यह व्यवहारिक नहीं है। जाहिर सी बात है, सरकार ने सिर्फ इन किसानों को झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा कर दे दिया कि 6 महीने का झुंझुना है और आराम से आप घर जाइए और विश्राम
हमने इसमें कुछ मांगे मान ली थी। देखिए दिन भर इसमें पूरे जो पिछले 6 दिनों से पूरा आंदोलन चला आ रहा है। जब 29 से 6 तारीख शुरू हुआ था, 12 तारीख को मुंबई पहुंचा। 6 दिनों से लगातार किसान सफर कर रहे थे और 6 दिनों से लगातार हम संपर्क में थे और मुंबई में जब से लगातार हमने कवर किया। सबसे खास बात देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरह से सरकार ने जो इनके लिए जो किसानों को रेड कार्पेट बिछाई हुई थी, यानी जब नासिक से किसान चले थे उस वक्त से ही सरकार लगातार उनके संपर्क में थी, लगातार उनके लिए पानी मुहैया कराना, तमाम सुविधाएं मुहैया कराना, किसानों को यह एहसास दिलाना ताकि किसानों को यह लगने लगे कि सरकार उनकी हितैषी है, सरकार उनके हक में सोच रही है। सिर्फ किसानों ने, आपने देखा होगा, कहीं पर भी उग्र आंदोलन नहीं किया, कहीं पर भी हिंसा नहीं किया, आसानी से वो मुंबई पहुंच गए। सरकार जो जो कहती रही, सरकार वह किसान करते रहे। रात में आपने देखा होगा कि रात में सुमिया ग्राउंड में रुकना था और आज सुबह उनको आजाद मैदान में आना था, पूरा रोड ब्लॉक करना था, लेकिन सरकार ने सिर्फ एक बात कही कि नहीं, आप रात में चले जाइए। सिर्फ जो छात्र 10वीं का एग्जाम है उसका हवाला दिया, किसान आसानी से मानते चले गए। आज मंत्रालय में, माफ कीजिएगा, विधानसभा में जब दिन भर मीटिंग हुई, 1 बजे के आसपास किसान पहुंचते हैं, किसान लगातार मीटिंग करते हैं और इसमें मीटिंग में महाराष्ट्र के विरोधी पार्टी नेता और साथ ही महाराष्ट्र के 2 और अन्य नेता मौजूद थे जो उनको होना बहुत जरूरी होता है। उस वक्त वो मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में सीएम महोदय मीटिंग नहीं करते हैं। मीटिंग सिर्फ जो किसान नेता होते हैं, 11 दलों की जो सदस्यीय कमेटी होती है, वह शिष्टमंडल मिलता है और साथ ही सीएम अकेले उनके एनडी चैम्बर में मुलाकात करते हैं। 1-1.5 घंटे से अधिक मुलाकात होती है। मुलाकात करने के बाद जब बाहर आते हैं जो राधा कृष्ण विखे पाटिल होते हैं और जो अन्य विरोधी पार्टी नेता होते हैं, उनसे कहते हैं कि नहीं, कि हमने सब मांगे मान ली है और आप जाके हम ऐलान कर देंगे। यानी कहीं न कहीं देखिए पूरा यह झुंझुना पकाने काम किया सरकार ने। सिर्फ इसके पीछे का सिर्फ यही एक मकसद है कि आने वाले अगले साल यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के पहले ही यह दिखा देना कि हम सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसलिए किसान अगर इस बार सड़क पर आ सकते हैं तो वो चुनाव के वक्त नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने अगर ये झुंझुना थमाया है तो वो किसानों को क्या समझ में नहीं आ रहा या किसान एक और मौका देने के लिए तैयार हो गए हैं, ये वक्त तय कर देगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि हम आपको जो 2 तस्वीरें दिखाना चाह रहे थे वो समझिए कि नेता अपने बारे में कितनी जल्दी सोचते हैं, तुरंत पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो कैसे कमेटी बनती है, 6 महीने साल भर का वक्त लगता है। और देखिए इस देश में अगर किसानों के लिए वाकई कुछ हुआ होता बीते 70 सालों में, तो आज भी किसान उसी हालत में नहीं होता जितना वो जैसी की हालत में वो पहले कई साल था। और